अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर मुख्यमंत्री ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है और सरकार जो भी फैसले ले रही है वे देश के अंदर मॉडल बन रहे हैं, चाहे वह यूसीसी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो या फिर नकल के खिलाफ कानून हो, इन सब की देश में चर्चा हो रही है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगा रोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं उन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। महिला उत्पीड़न के खिलाफ उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यालय कूच किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ में तीखी नोकझोंक भी हो गई और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पुलिस कर्मियों के साथ में झड़प हो गई। इस दौरान काफी देर तक धक्का मुक्की भी होती रही और ज्योति रौतेला कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गई, जिसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस जाने की जिद करते रहे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। उत्तराखंड की महिलाएं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के आंदोलन किया, जो प्रदेश में आंदोलन से प्रदेश बना, वो बेटियां जो पुलिस प्रशासन की तरफ शांतिपूर्वक मार्च करी थी, उनको जिस रहने से रोकने की कोशिश करी, उस तरीके से हम पे हाथ उठाया। क्या हमारे पास कोई हथियार थे? क्या हमको आतंकवादी थे जो पुलिस प्रशासन का ये रवैया हमारे तरफ? महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के प्रदर्शन के बाद में कांग्रेस ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा है कि ज्योति रौतेला को पुलिस कर्मियों को ने मॉलेस्ट किया है और साथ ही उनके साथ में बर्बरता की गई। यही नहीं, रावत ने यह भी कहा कि पुलिस का ये चेहरा डराने वाला है और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई। महिला अध्यक्ष को और उनके और पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया है, डंडों से मारा गया है, जिसकी फुटेज हमने आप लोगों के मोबाइल पे भी डाल दी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो तत्काल इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा हम पूरी प्रदेश कांग्रेस को लेके एसएसपी रुद्रपुर के कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। मासूम बच्चियों को शिकार बनाने वालों की खबरें ही आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम टीवी के इतिहास में लाइव वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे कोई दरिंदा बच्चियों को अपना शिकार बनाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज तक आपने छोटी बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं के बारे में सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसी वहशी दरिंदे ने सुनसान इलाके में एक मासूम बच्ची का पीछा किया, उसे खाने का लालच दिया और बड़ी घटना कर फरार हो गया। लेकिन आज हम आपको जो दिखाएंगे उससे आप हिल जाएंगे। हम आपको ऐसी घटना का लाइव वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ पर एक वहशी दरिंदा भरी दोपहरी में अपनी गली में घूम रही मासूम बच्ची का पीछा करता है और मौका देखकर उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। गनीमत यह रही कि दरिंदा अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि बच्ची दरिंदे की हरकतों से घबराकर घर की ओर दौड़ गई। घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की है, वो भी कोतवाली के बेहद करीब इलाके की, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। इलाके में हुई इस घटना से लोग सन्न हैं। पहले तो देखने के बाद हमें खुद विश्वास नहीं हुआ कि कैमरे में हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि अपने 45 साल के जीवन में हमने पहली बार अपने मोहल्लों में ऐसा देखा, जिससे काफी दहशत हुई। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, दिन का टाइम है, आदमी घर में रहता है, बच्चे दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं या कभी सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं, कभी और टॉफी और लेने के लिए चले जाते हैं, और उनके साथ ऐसी हरकत हुई है। घटना रविवार को दोपहर की है।
पुलिस को जैसे ही मामले की शिकायत मिली, पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा दरिंदा खुलेआम घूम रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने 25 साल के मोहम्मद हसीब को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने केस वर्कआउट कर दिया। इसमें जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, न्यायिक हिरासत में है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा का रहने वाला मोहम्मद हसीब वेल्डिंग का काम करता है। ये बनभूलपुरा से 3 किलोमीटर दूर बद्रीपुरा के इलाके में क्या कर रहा था? क्या ये पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका था? पुलिस इस तफ्तीश में जुटी है। दूसरी तरफ स्थानीय विधायक भी मान रहे हैं कि इलाके में बड़ी वारदात से बच गए। सरकारी स्कूलों में भी इसकी आवश्यकता है और समाज में भी ऐसे कैंप्स लगाकर लोगों को और बच्चों जब छोटे होते हैं उनको समझाने का कि क्या दायरा है और आइडेंटिफाई करके इस समस्या को जब तक आप इसकी जड़ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक दिक्कत आएगी। आसानी से अश्लील जो वेबसाइट्स हैं सबके मोबाइल्स पे अवेलेबल है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है और इंसान जो इस दरिंदगी पे उतर आया है, समाज में ये जो त्रुटि हुई है इस पर अवश्य बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। जाहिर है हल्द्वानी की एक नन्ही मासूम बिटिया के साथ मोहम्मद हसीब एक बड़ी घटना का अंजाम देने की फिराक में था। दुकान में पापड़ लेने गई बच्ची को भी शायद नहीं पता था कि हसीब उसके साथ क्या कर सकता है, लेकिन बच्ची भाग्यशाली रही कि घटना होने से पहले ही उसके कदम घर की तरफ बढ़ गए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली के नंदप्रयाग में हाईवे पर लैंडस्लाइड की आंख मिचोली चल रही है। बद्रीनाथ एनएच नंदप्रयाग के पास में बीते 5 दिनों से रास्ता बंद है, जिसे आज कड़ी मशक्कत के बाद में किसी तरह से खोला गया और गाड़ियों की आवाजाही शुरू कराई गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर पहाड़ी से मलबा आने के कारण रोड बंद हो गया। आपको बताते हैं कि 23 अगस्त को पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर आया था, जिसके बाद से रोड बंद चल रही है और आज एक बार फिर से रोड खुली थी, लेकिन फिर मलबा आने के चलते बंद हो गई। रामनगर के मोहान में मूसलाधार बारिश से वैली ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है। यहां का पुल बीती बारिश में भरभरा कर गिर गया, जिस पर आने जाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने वैली ब्रिज तैयार किया था, जबकि इस वैली ब्रिज को सपोर्ट कर रही बीम को बरसाती नाला अपने साथ बहा ले गया, जिससे यहां एक बार फिर से रानीखेत के लिए आवागमन बंद हो गया। और रामनगर के चुकम गांव में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यहां के लोगों के लिए बारिश किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश में कोसी नदी पूरी तरह से उफान पर है और कई बरसाती नाले भी कोसी नदी में आकर मिलते हैं और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उफनती कोसी नदी के लोग बिना किसी सुरक्षा के पार करते हुए नजर आए। और रामनगर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर पनाली नाले में एम्बुलेंस फंस गई और हैरानी की बात तो यह है कि शाम 4 बजे से एम्बुलेंस फंसी हुई है और अब तक निकाला नहीं जा सका। एम्बुलेंस में 15 दिन का नवजात बच्चा भी है, जिसकी हालत गंभीर है। कृत्रिम ऑक्सीजन से बच्चे को बचाया जा रहा है और बीरोखाल से शाम 4 बजे से बच्चा पनाली नाले में फंसा हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही एक मासूम बच्चा एम्बुलेंस के अंदर फंसा हुआ है और कृत्रिम ऑक्सीजन देकर बच्चे की जान बचाई जा रही है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन शाम 4 बजे से एम्बुलेंस फंसी हुई है और अभी तक एम्बुलेंस को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों की गई और इतने घंटे बीत जाने के बाद भी ऑक्सीजन को बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार के राजकीय बेस चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्पीकर ने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। स्पीकर ने कोटद्वार के सीएमओ को अस्पताल में साफ सफाई के विशेष प्रबंध करने को कहा। उन्होंने सभी डॉक्टर्स को समय सीमा पर तैनात रहने के निर्देश दिए ताकि समय पर मरीजों का इलाज हो सके।
पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब मौजूद ओम पर्वत किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इस बार यहां वो हो गया जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। तकरीबन 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओम पर्वत से ओम की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई है। पहली बार ओम की आकृति गायब होने से हर कोई हैरान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओम पर्वत से ओम गायब होने की ये पहली घटना है। असल में लिपुलेख दर्रे के करीब 19,000 फीट की पहाड़ी में साल भर ओम की आकृति साफ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार अगस्त के महीने में ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह गायब है, जिसकी वजह से पहाड़ी पर बर्फ से बनी ओम की आकृति हट गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत से ओम पूरी तरह गायब हो गया हो। जानकार इसे इस इलाके में बढ़ी इंसानी दखल और ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ का पिघलना मान रहे हैं। हमने देखा कि एक ग्लेशियर था तो काफी अच्छी हालत में था। 1 महीने बाद मैं वहां दोबारा गया, 20-25 दिन बाद ही गया हूँ, तो ग्लेशियर ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो चुका था। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ टेम्परेचर कितना मतलब इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं कर रहा, वो बहुत स्पीड से कर रहा है। वन विभाग की रिसर्च भी इस बात की तस्दीक करती है कि लिपुलेख बॉर्डर पर इंसानी दखल ग्लेशियर के लिए खतरनाक है। ओम पर्वत से ओम के गायब होने को ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़ा जा रहा है। उनको पर्यावरण से संबंधित उनको जानकारी देंगे ताकि उस क्षेत्र में वो गंदगी ना करें, और जो गंदगी हो रही है उस गंदगी को अपने साथ लेके आएंगे। उसमें पर्यावरण को मेन ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए जो है हम ट्रैकरों से अनुरोध करेंगे कि वो जितना भी कूड़ा कचरा उस एरिया का है अपने साथ लेके आएं। और इस इलाके में बीते सालों में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनाने के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए इस साल करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं। जरूरत से ज्यादा इंसानी दखल ने इस संवेदनशील क्षेत्र के पर्यावरण को खासा प्रभावित किया है। इसी का नतीजा है कि पहली बार ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जिस कांग्रेस में हर नेता सबसे बड़ा है, उस कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या कर लेगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर कोऑर्डिनेशन बनाने वाले नेता ही आपस में भिड़ पड़े तो कोऑर्डिनेशन होगा कैसे? रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की प्रभारी शैलजा ने उत्तराखंड के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हैं, तो हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल मिलाकर 15 सदस्य हैं। खबर है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का मकसद सबकी सलाह लेकर काम करने का है। पंचायत और निकाय चुनाव में कोई भी फैसला इस कमेटी की राय से होगा, किसी एक नेता की राय से नहीं। पर सवाल ये है कि जिस कांग्रेस में बड़े छोटे नेता आपस में भिड़े रहते हों, सीनियर नेताओं का कोई सम्मान न हो, वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी से क्या ही बदल जाएगा? और आगे भी अगर झगड़े हुए तो फिर कहाँ शिकायत होगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं है। हमारा बड़ा परिवार है। कई बार हम अपनी बात कहते हैं तो उसमें थोड़ा आपको लगता है कि झगड़ा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, उसमें कोऑर्डिनेशन करके और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करें। झगड़े होंगे क्यों? झगड़े हैं कहाँ कांग्रेस में सर? कांग्रेस में नहीं, कोई झगड़े नहीं है। कुछ चीज़ों में वैचारिक अंतर होता है, वो साथ बैठेंगे तो वो अंतर का वैचारिक नहीं, मतलब काम करने का अंतर होता है। उस अंतर को जब मिल बैठ करके बैठेंगे तो दूर हो जाएगा। झगड़े न होने की बात जो सीनियर नेता बोल रहे हैं, वो पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर खुद आमने सामने थे। ऐसे में कांग्रेस प्रभारी ने कागज में नाम लिखकर कोऑर्डिनेशन कमेटी भले बना दी हो, लेकिन नेताओं में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कांग्रेस में बिल्कुल भी आसान नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गैरसैंण स्थायी राजधानी के मुद्दे पर अपने पुराने साथियों के सर पर दोष मढ़ते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से सियासी माहौल को गर्मा जरूर दिया है, लेकिन गैरसैंण के लोगों का इससे इत्तेफाक नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर कोई सुविधा नहीं आई। यहाँ पर सुविधाएं सब सन्नाटा पड़ी है। यहाँ रोड की सुविधा नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल न सर्जन है न फिजिशियन है। कितने सरकारें आई कितने गई, कोई उसमें बदलाव कोई नहीं आया। ये है 60 साल के रतन सिंह। उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय रहे रतन सिंह ने उत्तराखंड बनते हुए भी देखा, गैरसैंण में विधान भवन का शिलान्यास भी और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का ताज पहनते हुए भी देखा। लेकिन रतन सिंह और रतन सिंह जैसे दूसरे स्थानीय निवासी फिर भी गहरी निराशा में हैं और उसकी वजह है गैरसैंण में आधारभूत सुविधाओं का घोर अभाव। यहाँ तहसील है लेकिन न एसडीएम तैनात हैं और न तहसीलदार। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल का भी अभाव बना हुआ है। गैरसैंण की तो हालत की कोई बात नहीं है। इतनी सरकार आ गई है, मुख्यमंत्री बैठ गई है, बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, लेकिन हमारा गैरसैंण में कोई सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर की सुविधाएं जो कितनी है, आजकल हम लोग कहाँ देहरादून पहुँच रहे हैं, हल्द्वानी पहुँच रहे हैं, दिल्ली पहुँच रहे हैं, हमारे लिए डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं। जबकि हमारे शिक्षा मंत्री आए थे धन सिंह रावत, जिसने कहा कि हम तुम्हें सुविधा देंगे, अल्ट्रासाउंड देंगे, बीएसएन देंगे, सर्जन देंगे और फिजिशियन देंगे तुम्हारे लिए गैरसैंण के लिए। अब तो हमारे गैरसैंण में कोई डॉक्टर नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक MRI मशीन नहीं है, एक फिजिशियन नहीं है, एक कोई हड्डी का डॉक्टर नहीं है। हमें कितनी समस्या से गुजरना पड़ता है गैरसैंण से। हम क्या करेंगे, राजधानी का क्या करेंगे, मंत्री का। हमको तो कुछ वो विकास नहीं हुआ यहाँ। बस यहाँ पर रोजगार वगैरह की क्या साधन है, सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की तो बहुत बेकार स्थिति, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। बाकी कुछ नहीं है और हमारी तो बिजनेस वैसे ही चलती जैसे चलती है। विधानसभा होके एक ही दिन चलती, बाकी चुकापट हो जाता। अब एक नजर ग्रीष्मकालीन राजधानी को जाने वाली सड़क पर भी डालते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी को जाने वाली कर्णप्रयाग चौखुटिया सड़क कहने को तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन इसका आज भी चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। टूटी फूटी सड़क और सड़क पर बहते रपटे तो महज एक उदाहरण है गैरसैंण की दुश्वारियों का। सही मायने में इन 24 सालों में गैरसैंण में कुछ नहीं बदला तो सिर्फ इतना कि पहाड़ी की चोटी पर विशाल विधान भवन बना दिया गया और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम दे दिया। यकीन मानिए गैरसैंण की असल तस्वीर आज भी वैसी ही है जैसे 24 साल पहले थी। गैरसैंण तक जाने के लिए कर्णप्रयाग से और भराड़ीसैंण तक करीब 35 किलोमीटर की जो सड़क है वो सिंगल लेन सड़क है और इस सड़क पर भी करीब 6 जगहों पर इसी तरह के रपटे बने हुए हैं जिनका आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। हर बरसात में ये रपटे अपने उफान पर होते हैं और लोगों को जान जोखिम में डालकर इन रपटों को पार करके ग्रीष्मकालीन राजधानी तक पहुंचना पड़ता है। इन 13 सालों में 2013 में जब गैरसैंण में विधान भवन का शिलान्यास हुआ था, उसके बाद जब यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई, तब से लेकर आज तक इस सड़क को डबल लेन में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। इन तमाम नालों का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 गैरसैंण। कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व की धूम मची है। सातू आठू का ये पर्व जहां पर हर तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, वहीं इस पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी नजर आता है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये पर्व कैसे मनाया जाता है और लोगों की क्या आस्था है। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। पार्वती भाई उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी के विदाई के रूप में मना। आठू सातू का पर्व हमारे कुमाऊं का बहुत बड़ा पर्व है। ये बिरुड़ पंचमी बोलते हैं। पंचमी के दिन से शुरू होता है और आठू के दिन तक होता है। तो बिरुड़ पंचमी पहले पंच अनाजों को भिगोया जाता है पंचमी के दिन। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार की अन्नों को चढ़ाकर की जाती है।
महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोक गीतों को गाती हैं, जो शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए प्रदर्शित की जाती है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता ही रहता है। प्रकृति चारों तरफ से अपनी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और खेती चारों तरफ लहलहाने लगती है। ऐसे मौसम में कुछ श्रावण का महीना देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का महीना माना जाता है और उसी के तहत ये कुमाऊं में 7 आठों का त्योहार मनाया जाता है। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने ही इस पर्व को सदियों का सफर तय कराया है, वो भी ऐसे दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। फिर भी पहाड़ के मेले पर्व आधुनिकता की चकाचौंध में भी इंसानों को एक सूत्र में बांधने में सफल है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।